Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School. Today we are going to start class 9th chapter 1st of book क्षितिज का पहला पाठ है जिसका नाम है दो बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ है। जो आप ये फोटो देख रहे हो ये मुंशी जी की है अर्थात प्रेमचंद जी की है। अब इस पाठ में ऐसा क्या है वो हम देखते हैं अभी। सर्वप्रथम जीवन परिचय मुंशी प्रेमचंद का। इनकी जो कहानियां हैं पंचतंत्र हम सब ने बचपन में पढ़ी है। जो मोस्ट पॉपुलर कहानियां वो प्रेमचंद जी की ही लिखी गई हैं। तो जीवन परिचय देखिए। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से मशहूर, किसके नाम से? उपन्यास सम्राट का नाम आए अर्थात प्रेमचंद जी हैं। का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक स्थान पर 1880 में हुआ था। तो आपको जब कवि परिचय आपसे पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कहाँ जन्म हुआ। लम्ही नामक स्थान पर 1880 में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। ठीक है, अजायब राय और आनंदी देवी के पुत्र जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। क्या नाम था? धनपत। बचपन में ही पिता की मृत्यु होने के कारण घर की सारी जिम्मेवारी उनके कंधों पर आ गई। वे 10वीं पास करते ही प्राइमरी स्कूल में क्या बन गए? शिक्षक बन गए। पढ़ाना शुरू कर दिया था। नौकरी करते हुए उन्होंने बीए पास किया। तत्पश्चात उनकी जो नियुक्ति हुई वो स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में हुई थी, अर्थात के रूप में हुई। गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने क्या कर दी? नौकरी को त्यागपत्र दे दिया था, रिजाइन कर दिया। और 1920 के असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन? 1920 के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद वे लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए और इस महान साहित्यकार का जो निधन हुआ वो 1936 में हुआ, 1936 में हो गया था। तो ये था मुंशी प्रेमचंद जिनके बचपन का नाम धनपत राय है, जिनकी एक कृति या रचना जो हम आज करने वाले हैं, दो बैलों की कथा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। रचना परिचय। उन्होंने लगभग 300 से अधिक, किनकी बात कर रहा हूं मैं? प्रेमचंद जी की बात कर रहा हूं। 300 से अधिक कहानियां, 11 उपन्यास लिखे। उनकी कहानियों का संग्रह मान सरोवर के नाम से 8 भागों में संकलित है। किसके नाम से? मान सरोवर के नाम से। और उनके फेमस जो उपन्यास है वो है गोदान, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, कायाकल्प, निर्मला, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि। कहानियों की बात करें तो कफन, नवनिधि, प्रेरणा, प्रेम प्रसून, प्रेम पच्चीसी, मनमोहक, समर यात्रा, सप्त सरोज, अग्नि समाधि, प्रेम गंगा और सप्त सुमन आदि ये सारी प्रेमचंद की रचना है। नाटक की बात करें करबला, प्रेम की बेदी, संग्राम और रोटी रानी। और संपादन कार्य इनका रहा है हंस में, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं में इनके जो कार्य थे संपादन के वो सारे क्या होते थे? प्रिंट होते थे। और इनका निबंध एक कुछ विचार, निबंध का नाम है कुछ विचार। साहित्यिक विशेषता क्या है? प्रेमचंद ने राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार को अपने लेखन का प्रमुख विषय बनाया है। यानी आप इनकी जितनी भी कृतियां देखोगे, रचना देखोगे, सब में एक तो राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार, ये जो विषय सब्जेक्ट है वो क्लियरली उसमें शो है, विजिबल है। उनके लेखक में पहली बात है कि देश प्रेम सब सर्वाधिक है एवं देशभक्ति का स्वर होने के कारण अंग्रेजों ने उनकी कृति सोजे वतन को क्या कर दिया था? जब्त कर लिया था। उन्होंने दीनहीन किसानों, ग्रामीणों तथा शोषितों की दुर्दशा का चित्रण किया अपने लेखन में। उन्होंने किसानों की समस्याओं का, ऋणग्रस्तता और अशिक्षा के अलावा समाज में जितनी भी व्याप्त बुराइयां थी जैसे कि दहेज प्रथा, नशाखोरी, शोषण, बेमेल तथा बहुविवाह या फिर ऊंच नीच, छुआछूत आदि सभी पर क्या करा? प्रभावशाली साहित्यिक सर्जन किया। अभी एक तरह से बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम फ्रांस की क्रांति देखते हैं ना, तो उसमें आर्टिस्ट थे, जितने भी कलाकार जो वो लिखने वाले थे तो अपना जो आइडिया स्प्रेड करते थे, बिल्कुल प्रेमचंद जी भी वैसे ही करते थे। जो अपना लोकल जो देखते थे जितनी बुराइयां, उन्हीं सबको लिखकर समाज में जितनी बुराइयां वो खत्म करने की कोशिश करते थे। तो एक तरह से इनका भी क्रांति में बहुत बड़ा
योगदान है। अब इनकी भाषा शैली कैसी रही है, तो प्रेमचंद का साहित्यिक जो जन साधन था वो साहित्य है, और उनके साहित्य की भाषा बिल्कुल सरल है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है और व्यवहारिक शब्द हैं। जो भी शब्द हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वैसे शब्द उन्होंने यूज करे हैं समझ के लिए, और उन्होंने लोक भाषा में साहित्य सृजन किया। उनके पात्रों की भाषा वातावरण तथा मनोदशा के अनुकूल है। वे बड़ी से बड़ी बात को भी सरल शब्दों में और संक्षेप यानी छोटे रूप में कह देते हैं, सिद्ध हंसते हैं। उन्होंने अरबी, फारसी, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का अपने लेखन में प्रयोग किया है, और इससे भाषा सजीव, प्रवाहमयी तथा व्यवहारिक बन गई। यानी जो ये एक्सप्लेन करना चाहते थे उसको वो अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाए, जिससे जो भी लोग इनको पढ़ रहे थे वो इनकी जो भी ये सोच रहे थे या फिर जो एक्सप्लेन करना चाह रहे थे उसको पूरी तरह समझ रहे थे। अब पढ़ते हैं दो बेलों के जो पाठ का सारांश है। इस पाठ में हो क्या रहा है, क्यों इस पाठ को दो बेलों की कथा कहा गया है। अब मानव में जो दो व्यक्तियों का संबंध रहा है वो बिल्कुल अपने भावों को बोलकर या फिर दिखाकर प्रकट करते हैं, पर जब हम जानवरों की बात करते हैं तो वो कैसे अपने भावों को प्रकट करते होंगे वो आज के हम चैप्टर में देखने वाले हैं। बड़ा ही स्वीट है। दो बेलों की कथा की गणना प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या करा, शक समाज और पशुओं के भावनात्मक जो संबंध के उनका वर्णन किया कि कैसे जो एनिमल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं और कैसे फीलिंग अपनी शेयर करते हैं। उसके हीरा और मोती ये दो मेन कैरेक्टर है दो बेलों की कथा के, और सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। वे आजादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में उसे पा ही लेते हैं। इस तरह परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से भी है। अब देखा कि ये गांधी जी के विचारों से ना पूरी तरह सहमत है और उसी तरफ चल रहे हैं, और जो दो बेलों की कथा है वो भी आजादी के एक उपलक्ष्य या फिर उसके एक व्यंग्य रूप में ये कहानी है। देखिए, जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है, सबको पता है। इसका कारण ये है कि उसका सीधापन है ना, वो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बेचारा काम करता रहता गधा, और गधे जितना काम कोई करता भी नहीं है। उसकी सहनशीलता, उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला देते हैं। ऋषि मुनि क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, चुपचाप बिना कुछ किसी को अपशब्द बोले, किसी का अपमान भी नहीं करते। उसके लिए लाभ, हानि, सुख, दुख सब कुछ बराबर है। किसकी बात कर रहा है, गधे की बात कर रहा है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। ये इन्होंने एक समाज के नए वर्ग यानी वहां क्या सोचते थे उसको भी क्या करा, उजागर करा है। गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है जिसे हम बैल के नाम से जानते हैं। क्या कहा है, गधे जैसा है पर कम सीधा है ना, उतना भोला भाला नहीं है, परंतु यह कभी कभी अड़कर अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। कौन, बैल की बात कर रहा है। इस कारण इसका स्थान गधे से थोड़ा सा ऊपर है। ऊपर इन द सेंस थोड़ा बुद्धिजीवी है, थोड़ा अपने संघर्ष के लिए यानी अपने जितनी भी अन्याय है उसके लिए लड़ने में थोड़ा सा बैल क्या है, आगे है। एक है मोती और एक है हीरा, इन दोनों की कहानी बैल की कथा। झूरी काछी के, ये झूरी काछी है एक व्यक्ति का नाम है, उसके दो बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। अब ये जो एक कहानी है ना, एक तरह की बड़ी प्यारी सी मूवी है, सुनना बड़ा मजा आएगा। पछाई जाति के दोनों बैल ऊंचे थे। कौन सी जाति के, जो नस्ल है इन बैलों की वो है पछाई, मतलब पूरी तरह बॉडी बिल्डर है ना, डोले शोले बड़े बना रखे हैं, सींग एकदम तगड़े वाले शानदार वाले सींग हैं। और जाति के दोनों बैल ऊंचे डील डोल वाले, देखने में सुंदर तथा काम में चौकस, मतलब जब भी काम करे ना पूरे कंसंट्रेशन से करते थे। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि एक दूसरे के मन की बातों को अनुमान लगाकर समझ जाते थे। वे साथ साथ रहते, खाते और विनोद मतलब जो भी एक्सप्रेशन थे, फीलिंग्स थे, दोनों में कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। वे एक दूसरे के काम का जोर अपने कंधों पर लेने की कोशिश करते और दिन भर के काम के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघकर दोनों एक साथ ही
नांद में मुंह डालते हैं। अब नांद क्या होता है? जिसमें पशुओं को खाना या फिर चारा डाला जाता है, उसको नांद बोलते हैं। नांद में मुंह डालते और साथ ही मुंह उठाते, मतलब साथ ही शुरू करते और साथ ही खत्म करते थे। संयोग से एक बार झूरी ने क्या करा, दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया, यानी अपनी जो वाइफ है अपनी पत्नी के घर भेज दिया। तो एक तरह से किसका? झूरी का तो ससुराल ही हुआ। बैलों ने समझा कि उन्हें क्या कर दिया गया है, उन्हें बेच दिया गया है। पर जब अच्छा मालिक है उनको खाने के लिए दे रहा है, बेचेगा तो थोड़ा थोड़ा दुख होता है ना। बिल्कुल, यह उन्हें अच्छा ना लगा। उन्हें ले जाने में झूरी के साले गया, अब ये साले का नाम है गया, ठीक है, को बहुत परेशानी हुई। गया उन्हें आगे खींचता तो वो पीछे को फोर्स लगाते। गया के घर की कई नई जगह नए लोग उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि उनके तो नजर में एक ही मालिक था, वो झूरी। एकदम उससे अपने बच्चों जैसा ख्याल रखता था। रात को जब सब सो गए तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर लगाकर मजबूत पगे, यानी जो जिसपे उनको बांध रखा था, उनको तोड़कर सुबह तक वापस झूरी के पास पहुंच गए। इतना दौड़े फुल स्पीड से। झूरी ने चरनी पर, यानी जहां वो हमेशा खाना खाते हैं, चरते हैं, चरनी पर देखा और दोनों को गले में गराव, जो उन गले में लगती है रस्सी, गराव, कीचड़ में सने पैर और आंखों में विद्रोह में स्नेह देखकर झूरी उनके गले लग गया। अब गुस्सा तो आएगा, मतलब रात भर भाग के आए, सुबह एकदम चल रहे हैं और दोनों के आंखों में एक ही भाव। झूरी समझता था क्योंकि वो उसके बैल थे और जो उनकी परवरिश अपने बच्चों जैसी करता था। गांव के लड़कों ने उनका स्वागत किया। किनका? जो इसका, मोती और हीरा का। अपने अपने घरों से लोग रोटियां लाए, गुड़ लाए, चोकर लाए, भूसी लाए आदि लाकर सब उस बैलों को दिया। बैलों के यूं भागकर चले आने से झूरी की पत्नी नाराज हो गई। क्यों नाराज हो गई? क्योंकि उसने तो अपने घर भेजा था कि बैलों को मेरे घर जाएंगे, थोड़ा खेती में हेल्प करेंगे अपने भाई गया के लिए, पर वो तो वापस भाग के आ गए, मदद की नहीं, उल्टा जो काम था वो बढ़ा दिया। तो नाराज हो गई। उसने बैलों को खली, चूरी, चोकर खिलाने से मना कर दिया कि कोई नहीं खिलाएगा इसको, भाग कर आए। झूरी ने सूखे भूसे में नौकर से खली डालने के लिए कहा, पर झूरी की पत्नी के डर से नौकर ने ऐसा ना कर न सका। यानी झूरी ने बोला डाल दे, बेचारे को भूखे हैं, खल चोरी डाल दे। पर जैसे झूरी की पत्नी ने आंख दिखाई सर नहीं, तो वो नौकर भी क्या करा, वो भी रुक गया, उसने भी नहीं डाला गया। दूसरे दिन झूरी का साला गया बैलों को ले जाने फिर से आया। भाग गए थे ना, इस बार उसने क्या करा, दोनों को गाड़ी में जोता, किसी तरह अपने घर ले आया और उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांधा कि अब तोड़ के दिखाऊं रस्सियों को तो मानूं। उन्हें खाने को सूखा भूसा डाल दिया। बैलों ने अपना ऐसा अपमान कभी ना देखा था, क्योंकि झूरी था बड़ा लाड प्यार करता था, अच्छी खली देता, चूरी देता, रोटी देता उसको खाने में। यहाँ उसको क्या सूखा भूसा मिल रहा है, क्योंकि गया ने अपने बैलों को खली चूरी सब कुछ दिया था। गया ने अगले दिन उन्हें हल में जोता, पर बैलों ने कदम न बढ़ाए, है ना, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाए, क्योंकि अब तो वो विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है हमें तो बेच दिया गया है, अब बेच दिया तो हमारी आजादी क्या होगी, खत्म होगी। तो खत्म होगी तो हम किसी के और पे काम तो करवाएंगे नहीं, है ना, तो वहीं रुक गए। वह हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। कौन? उसका साला गया। किसका? झूरी का साला गया। यह देख मोती, उसका दोस्त, हीरे का दोस्त मोती, एक है हीरा और एक है मोती। अब क्या हुआ, मोती आग बबूला हो गया और हल लेकर भागा, दौड़े चला साथ में, जिससे रस्सी, जोत, जुआ सब कुछ टूट गया, है ना। उसने मोटी रस्सी बांधी थी वो भी तोड़ दी, इतना गुस्सा आ गया। दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो पकड़ में तो बिल्कुल ही नहीं आते। गया गांव के दो आदमियों के साथ दौड़ा आया, उनके हाथ में लाठियां थी। मोटी ने उनका मुकाबला करना चाहा, पर हीरा ने उसे शांत कर दिया कि अरे भाई शांत हो जा, अगर अपने इनका विरोध किया तो इनके पास मोटी मोटी डंडियां, एक तो पहले से मोटी रस्सी से बांध रखा है तो पकड़ लिया, अब डंडे से और मारेंगे। तो दोनों आदमियों ने हीरा मोती को पकड़ा और शांति से घर ले गए, है ना। अगर यहाँ फिर से विरोध करते तो क्या करते, मार खाते उन आदमियों से। तो रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी सी लड़की रोटी लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई।
यह प्रतिदिन का नियम बन गया, यानी जो छोटी बच्ची थी वो रोज शाम को आती, खाने से पहले जब सब जो जाते आती, उनको रोटी खिलाती और चली जाती। दोनों दिन भर जोते जाते, मतलब खेत जोतने में मदद करते, डंडे खाते, मार खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की 2 रोटियां खिला जाती। अब वे जान चुके थे कि ये भैरव की लड़की है। कौन जान चुके थे? बैल जान चुके थे कि हमारा जो पड़ोसी है, किसका पड़ोसी? गया का पड़ोसी जो भैरव है उसकी लड़की है ये, जिसकी माँ क्या हो चुकी है? मर चुकी है और सौतेली माँ उसे सताती है। अब देखो, उन्हें बहलों को एहसास है उस लड़के के दुख का। अब वो क्या कर रहे हैं? वो उसी दुख को अपने साथ रिलेट कर रहे हैं कि उसकी माँ उसे सताती है और यहाँ हमें गया हमें डंडे मारता है। यह जानकर मोती ने हीरा से उस सौतेली माँ को सींग से फेंक देने की बात की। कि क्या बोलता है हीरा? उड़ा दे उसकी माँ को। कहीं पर लड़की का स्नेह उसे रोक देता कि नहीं यार, इतनी प्यारी बच्ची है, फिर सोचेगी भाई मेरी माँ को उड़ा दिया है ना, उसके लिए तो माँ है। एक दिन लड़की ने दोनों की रस्सियां खोल दी। वे उसके स्नेह के कारण भाग नहीं रहे थे, मतलब इतना प्यार हो गया था उस बच्ची से कि रस्सियां खोल दी। दोनों आजाद थे भागने के लिए, वो भाग सकते थे, पर उनके उस बच्ची के स्नेह के कारण वो दोनों रुक गए। तभी लड़की ने शोर मचाया कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं, हीरा मोती आगे आगे तथा गया पीछे पीछे। अब लड़के को भी एहसास था कि अगर मैं नहीं चिल्लाऊंगी तो ये भागेंगे नहीं, है ना, क्योंकि भागने के चिल्लाने से डरते। वो सोचेंगे भाई फिर से गया आएगा मारेगा, तो वो वैसे भागने लगे और बच्ची ने क्या करा? उनको आजाद कर दिया अपने तरीके से। वह गांव वाले को लेने के लिए वापस आया। तब तक दोनों भागने का मौका मिल गया। वे आगे भागते जा रहे थे पर वे रास्ता भटक गए। इतने दिन से मारे जा रहे हैं, खेत में जोते जा रहे हैं, सुबह सुबह तो भाग गए थे उस दिन कीचड़ में, अब जैसे जैसे, पर अब जब वो भागे ना, उनको रास्ता क्या हो गया? बिल्कुल रास्ता भटक गए। अब रास्ते में उन्हें नए नए गांव मिले, खेत मिलने लगे। अब ऊपर से इतना लंबा सफर, भूख तो लगेगी। तो भूख से व्याकुल दोनों ने एक खेत में जी भरकर मटर खाए, पेट भरा। फिर दोनों ने डकार लेकर सींग मिलाए कि वाह भाई क्या शानदार जोड़ी है दोनों की। अचानक उनको सामने से एक बड़ा सा सांड आता दिखा। उसने भिड़ने पर मरना तय है। अब ये सोच रहा है, कौन सोच रहे हैं? दोनों बैल सोच रहे हैं यार ये तो अपन दोनों से तगड़ा है, अगर इससे भिड़े तो आज तो मौत पक्की है। ये सोचकर अब दोनों उससे बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, पर कोई रास्ता भी नहीं मिला। तो दोनों ने भागने को कायरता समझकर उस पर एक साथ चोट करने का निश्चय किया कि यार इतने भी हम क्या है, बुजदिल कायर नहीं है कि इस परेशानी से डरकर हम भाग जाए। हम इसका सामना करेंगे एक बिल्कुल बढ़िया रणनीति से। उन्होंने तय किया कि एक झपटने पर दूसरा उसके पेट में क्या करेगा? सींग घुसेड़ देगा। कौन? एक हीरा सोच रहा है कि अगर देख मैं उसे सींग में फाइट करूंगा तो धीरे से आना, उसके सींग घोंप देना। ये तय हुआ। दोनों ने बढ़िया प्लानिंग कर ली। अब उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया। सांड को 2-2 शत्रुओं से एक साथ लड़ने का अनुभव नहीं था। वो भी हट्टा कट्टा तो था, एक को तो पछाड़ी दूंगा, पर जब दोनों साथ थे तब क्या करूंगा वो तो उसको भी नहीं पता। जब उसने मोती पर हमला किया तो हीरा ने उसे रगेदा। सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए वार किया तो मोती ने उसके पेट में सींग उछेड़ दिए, और जब मोती पर झपटा तो हीरा ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। अब एक मार रहा है, एक को मार रहा है, दूसरा सींग घुसेड़ रहा है, फिर उसको मार रहा है तो वो सींग घुसेड़ रहा है। तो ऐसे करके सांड बेदम होकर वहीं गिर पड़ा। उन दोनों ने उसे हरा दिया, है ना। बढ़िया प्लान बनाकर एकदम प्लान से उसको डिफीट कर दिया, बड़े वाले मोटे तगड़े सांड को। आगे बढ़कर दोनों मटर के खेत में घुस गए। अभी 2-4 मतलब मारने के बाद भूख लगी तगड़ी वाली, मारने के बाद शानदार वाली भूख लगी है, क्योंकि फाइट करी ना तो सारा डाइजेस्ट हो गया। अब क्या फिर से 2-4 ग्रास ही लेते, मतलब 2-4 बार मुंह मारे थे उसके मटर में कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। मेड पर खड़ा हीरा निकल गया, पर मोती सींचे खेत में था, वह भाग ना सका। हीरा भी लौट आया और दोनों पकड़े गए और कांजी होश में बंद कर दिया। मतलब एक ऐसा एरिया जो चरने के लिए होता है, पर जब वो सूख जाता है तो उसको वहां बंद कर दिया, चारों तरफ बंद कर दिया। किसको? हीरा और मोती को, है ना। एक कीचड़ में फंस गया था सिंचाई वाले खेत में, गिल्ले में पांव फंस गए उसके,
निकला नहीं गया तो दूसरे दोस्त ने भी उसका साथ दिया, उसको छोड़कर नहीं गया। दोनों के जीवन में एक ऐसा पहली बार हुआ कि सारे दिन खाने को कुछ ना मिला। इससे तो गया ही अच्छा था। उन्होंने सोचा कि यहाँ कई भैंसे, बकरियां, घोड़े थे, पर चारा तो किसी के सामने न था। सारा दिन दोनों ने चारे का इंतजार किया, पर कोई चारा लेकर नहीं आया। उन्होंने दीवार की मिट्टी चाटने शुरू कर दिया। भूख में और क्या करे, तो है ना, मिट्टी चाटने शुरू कर दी। पर उससे क्या होता, दोनों वहां से भागने की योजना बनाने लगे कि कैसे भागेंगे, क्या करेंगे, अभी तक कुछ नहीं पता। फिर बाड़े की कच्ची दीवार में हीरा ने सींग मारकर कुछ मिट्टी गिरा दी। थोड़ी आस मिली, हाँ तरीका हो सकता है। उसी समय बाड़े का चौकीदार हाजिरी लेने आया। देखना है अभी कितने जानवर हैं, एब्सेंट है, कितने प्रेजेंट हैं। उसने हीरा को ऐसा करते देख लिया और कई डंडे उस पर बरसा दिए और मोटी रस्सी से और बांध दिया। इतना होने पर भी दोनों ने दीवार गिराना जारी रखा। मतलब टॉर्चर किए जा रहे हैं पर फिर भी आजादी के लिए फाइट कर रहे हैं कि हमें तो बस यहाँ क्या होना है, यहाँ से आजाद होना है। 2 घंटे के बाद आधी दीवार गिरा दी दोनों ने, दोनों की बाउंडिंग। यह देख पहले तीनों घोड़ियां, फिर बकरियां और बाद में भैंसे कांजी ओर से भाग गई। पर गधा अब भी वहीं खड़े, मतलब जितने गधे थे वो अब भी वहीं खड़े थे, है ना। स्टार्टिंग में हमने ये देखा है, तो गधा क्या है, साधु प्राणी है बिल्कुल, है ना, कुछ नहीं सोचता, अपना दिमाग लगाता, जो कर रहा है वो कर देता है। वे डर के मारे भागना नहीं चाहते थे। आधी रात तक गधे वहीं खड़े रहे और मोती हीरा की रस्सियां तोड़ने में लगा रहा। मतलब दीवार तोड़ दी, ये सारे जानवर भाग गए, पर मोती हीरा की रस्सियां तोड़ने में लगा रहा। हीरा को क्या करा था, उसने मोटी रस्सियों से बांध दिया था, तोड़ने में लगा रहा। सफल ना होता देख मोती ने सींग मारकर गधे को भी वहां से भगा दिया और हीरा के पास सो गया। अगले दिन मोती को खूब मार पड़ी और उसे भी मोटी रस्सी से बांध गया। अब दोनों भाइयों को बांध दिया गया मोटी रस्सी से। देखा, मोती ने यहाँ गधे को सींग मार कर भगा कर, तू तो आजाद हो, हम तो क्या पता यहाँ साथ में, दोनों भाई साथ में रहेंगे, तू तो निकल यहाँ से। 1 सप्ताह तक दोनों बिना चारे के वहीं पड़े रहे। अब 1 सप्ताह तक बिना चारे के भूखे इंसान, एनर्जी सारी खत्म हो जाती। तब तक तो वो बहुत कमजोर हो चुके थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और 50-60 आदमी वहां क्या हो गए, एकत्र हो गए। दोनों को निकाला गया, पर ऐसे मरियल बेलों का कोई खरीदार ना था। तो डुगडी लगी थी, वो मेला लगा था, पशु मेला, जिसमें जितने भी पशु थे कांजी होश में उसको बेचा गया था बारी बारी करके। पर 1 हफ्ते से भूखे थे दोनों भाई भाई, हीरा और मोती दोस्त। अब भूखे थे तो सूख गए सारे। अचानक एक दड़ियल जिसकी आंखें लाल तथा मुद्रा कठोर थी आया और उनके कुलों में उंगली देकर गोदने लगा। अब उंगली जब कुलों में देगा, पहले से भूखे हैं, डर तो होगा बेचारों को। तो यह देखकर दोनों अंतर्ज्ञान से कांप उठे। नीलामी के बाद उसने दोनों बेलों को खरीद लिया। डर के मारे हीरा मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे कि अगर अब नहीं भागेंगे तो एक तो हम पहले से कमजोर है, ऊपर से ये हमें लात मुक्के मारेगा और ये उंगली डाल रखी थी ऐसे गुबा गुबा के मारेगा। तो क्योंकि जरा सी चाल कम होते ही डंडा मार देता। राह में गाय बैलों को हरे हरे खेतों में चरता देख उनके मन में उनके भाग्य पर रोना आ रहा था कि दोनों जो दोस्त थे अब उनकी क्या हालत हो रही है। पहले बढ़िया थे एकदम, इससे अच्छा तो हम उसके झोरी के ससुराल में अच्छे थे, कम से कम वो सूखा सारा तो डालता था, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा। सहसा हीरा मोती को वह रास्ता परिचित सा लगा। यानी जिस रास्ते पर वो अड़ियल ले जा रहा था ना, उसको लगा अरे यार ये रास्ता कुछ जाना पता लग रहा है, कहीं इस रास्ते पर अपना घर तो नहीं। गया उसी रास्ते से उन्हें ले गया था। वही खेत बाग गांव उन्हें मिलने लगे। उनकी थकान दुर्बलता सब गायब हो गई। जैसे पता चला रहा घर का रास्ता है, तो उसी वक्त दोनों का ब्रेन ऐसे एक्टिव हुआ कि मानो उसे नई जिंदगी मिल गई हो। उन्हें अपना खेत और अपना कुआं पहचान में आ गया। अपना घर निकट देखकर दोनों इतनी तेजी से भागे और अपने थान पर जाकर ही रुके। उन्हें यूं आया देख जूरी ने बारी बारी उन्हें क्या कर लिया, अपने गले से लगा लिया। बड़ा ही प्रेम उमड़ रहा था दोनों के पर। अब तक दड़ियल ने आकर उनकी रस्सियां पकड़ ली। यह देख जूरी ने कहा ये तो मेरे बैल हैं। इस पर दड़ियल ने कहा तुम्हारे बैल, तुम्हारे कैसे हो सकते हैं, मैंने तो इन्हें मवेशी खाने से नीलाम किए लाता हूं, ये तो खरीदे मैंने। यह कहकर वह जबरदस्ती उन्हें ले जाने लगा, कोशिश करने लगा। पर अब देखो वो अपने घर पहुंच चुके हैं, है ना,
तो अब वो शेर के समान है। उसी समय मोती ने सींग चलाया, दड़ियल के मारे भागने लगा, पीछे भागने लगा। यह देख मोती दड़ियल के पीछे भागने लगा और उसे गांव के बाहर खदेड़ दिया। अंत में हार कर दड़ियल चला गया कि यार अब मैं इनके पीछे गया ना तो ये तो मुझे या मेरी जीवन लीला को तो समाप्ति कर देंगे। थोड़ी ही देर में झुरी ने नांदों में खली डाली, चूनी डाली, चौकर डाला, दाना भर दिया, जिसे खाने में दोनों व्यस्त हो गए। गांव में पूरे गांव में उत्साह छा गया क्योंकि पूरे गांव की रौनक थी हीरा और मोती। मालकिन ने भी दोनों को माथे चूम लिए। उस मालकिन को भी एहसास हो गया था कि इनका प्रेम अटल है, इनकी आजादी अटल है, कोई भी इनसे इनकी आजादी नहीं छीन सकता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें जो हमारे पास है हमें उसका सम्मान करना चाहिए और किसी भी गलत काम में हमें चुप नहीं रहना चाहिए, हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। तो आज के लिए चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।